एक तो मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि भाई एक लाइन चार्ज है ये, लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसके नजदीक एक पॉइंट था एट ए डिस्टेंस। इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। एक तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। दूसरा मैं बता देता हूं फोर्स वाला। तो इसमें पहले तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं। एक स्मॉल यहां स्मॉल चार्ज डी क्यू ले लो एक्स डिस्टेंस पर। तो ये तो मैंने कल करवाया था, उसी में केवल लिमिट बदलनी है आपने, उसमें केवल लिमिट बदलनी थी। कल करवा दिया था मैंने क्वेश्चन। ये कुछ बच्चे नए आए हों तो उनके लिए बता दूं कि ये मैंने क्वेश्चन कल करवाया था, उसका दूसरा पार्ट पूछा था मैंने। जो भी बच्चे नए आए हैं ना, जैसे किसी ने आज ही ज्वाइन करा हो, उसको हो सकता है कुछ चीजें कम समझ में आए, तो वो बच्चा पिछले लेक्चर देख ले अपने। जो भी पिछले लेक्चर अगर वो सुन लेगा तो वो चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। नए बच्चे के लिए बता रहा हूं मैं चीजें। लग रहा है मुझे कुछ नाम मुझे नए दिखाई दिए इसमें, तो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि भाई, तो मैं ये दो क्वेश्चन पहले कर दूं एक बार। तो इसकी जैसे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी यहां, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती डीई, वो थी के डी क्यू बाय एक्स स्क्र, और डी क्यू बाय डी एक्स लैम्डा होता, तो डी क्यू बनता लैम्डा डी एक्स। और ये जब मैं वैल्यू भरता यहां, तो डीई बनता के लैम्डा डी एक्स ओवर एक्स स्क्र। इसको मैं इंटीग्रेट करता, कल भी जैसे मैंने यही किया था भाई, के लैम्डा, इसको एक्स की पावर 2 ऊपर लेके आऊंगा बाद में मैं। लिमिट होंगी ए से इन्फिनिटी। लिमिट कहां से कहां होंगी आपकी बार, ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी लंबाई इन्फिनिटी थी। तो डीई का इंटीग्रेशन ई होगा एक्स की पावर -2 डी एक्स, लिमिट ए टू इन्फिनिटी। तो यहां से इसका आंसर आता के लैम्डा -1 ओवर एक्स, लिमिट होती ए टू इन्फिनिटी, माइनस में बाहर निकालता तो के लैम्डा ओवर एक्स, माइनस बाहर निकाल दिया 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर ए। तो मेरे ख्याल से आंसर आता है इसका E इज इक्वल टू के लैम्डा ओवर ए। ये बना इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था आपको, वो देखो भाई। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे एक लॉन्ग लाइन चार्ज है यूं, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, एक यहां लाइन चार्ज था, इस पर चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा थी। इसकी लंबाई एल ली थी, ये डिस्टेंस ए लिया था। यही क्वेश्चन था ना। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन ये था कि इस लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इस स्मॉल लाइन चार्ज पे फोर्स बताओ। तो बेटा देखो, ये लॉन्ग लाइन चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। ये लॉन्ग लाइन चार्ज इस छोटे वाले पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगाता है। कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगाता है। तो ये लॉन्ग लाइन चार्ज भी जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगाएगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो आएगी वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी और पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। तो इसका तरीका यह है कि आप इसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लें। मान लो इस पर चार्ज डी क्यू है, इसका डिस्टेंस एक्स है और इसकी लंबाई है डी एक्स। एक स्मॉल सेगमेंट इसका ले लें, और अब क्या करें, पहले यहां पर इस लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण यहां एक्स डिस्टेंस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। कल हमने कहा था लॉन्ग लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, आर की जगह यहां एक्स लिख दो। अब इस स्मॉल सेगमेंट पर स्मॉल फोर्स निकाल दो। फोर्स होता चार्ज इंटू ई, चार्ज इंटू ई। तो चार्ज इसका है डी क्यू, तो डी क्यू इंटू ई ये फोर्स होगा। डी क्यू की वैल्यू लिख दो। हमने बताया डी क्यू बाय डी एक्स तो लैम्डा होगा, तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स होगी, वो पुट कर दो। ई की वैल्यू पुट कर दो, तो स्मॉल फोर्स आएगा भाई लैम्डा डी एक्स, ई की वैल्यू है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये वैल्यू भर दी मैंने डी क्यू की और ई की। इसको इंटीग्रेट कर लो, इसमें लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन लिमिट क्या लोगे, लिमिट मेरे हिसाब से तो ए से ए प्लस एल लोगे। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस पहले स्मॉल सेगमेंट में फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट करना है।
तो डीएफ का इंटीग्रेशन एफ लिख लो, ये लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन मैं मानता हूं आपको पता है वो log x होगा, बेस इसका e है, लिमिट a से a प्लस एल होगी। तो इसमें लिमिट भरूंगा तो f आएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लॉग में लिमिट भरूंगा तो ये होगा भाई log a प्लस एल माइनस log a। तो इसके लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log a प्लस एल ओवर a। ये आंसर आना चाहिए था, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया भाई, फास्ट किया, ये मान के कि बच्चों ने ये पढ़ रखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगला टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चंस नहीं, ये कुछ चीजें बतानी है आपको जो याद रखनी है, साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट करते रहना आप लोग। तो बेटा देखो, आपसे पूछते हैं भाई, पहला तो ये आता भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, जो किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पढ़ने का तरीका एक तो ये था कि आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, जैसे अभी तक हम कर रहे थे ना, हम किसी भी चार्ज की या चार्ज का जो अरेंजमेंट था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे, न्यूमेरिकली निकाल देते थे, मैथमेटिकली। एक तो पढ़ने का तरीका वो हो गया। एक जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार आपको बना के दिखानी होती है डायग्राम के अंदर, या आप बुक में पढ़ते हैं तो वो बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाता है समझाने के लिए चीजों को। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये वो लाइन है जो डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना के समझानी है आपको, जैसे बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, मैं कहूंगा भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ लाइन ड्रा कर दूंगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उन लाइंस के बेस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा दूंगा भाई ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ये कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायग्राम। डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का आप यूज करते हैं उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक, जैसे मुझे डायग्राम बना के समझानी तो मैं लाइन खींचूंगा, उनको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दूंगा। और ये जो लाइन होती हैं ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और ये लाइन कर्व्ड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से। तो दीज लाइंस में बी स्ट्रेट में बी कर्व्ड। लेकिन जैसे मान लो ये लाइन कहीं मैंने स्ट्रेट बना दी, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे ना तो उनके ऊपर एक एरो जरूर लगी मिलेगी, आपको एक एरो लगी मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं, तो इसका मतलब इन लाइंस को देख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया से मेरा मतलब यह है कि इन लाइंस के बेस पर मैं यह बता सकता हूं कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस तरह भी बताया जा सकता है। तो मैंने कहा ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। तो देखो अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो इन लाइंस पर जो एरो की डायरेक्शन है ना, इसका मतलब वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो आपको कोई लाइन बना के दिखा रखी है डायग्राम में, जैसे मैंने लाइन खींच दी, तो मैंने अगर ये एरो इधर लगा रखी है ना, अगर मैंने इधर एरो लगा रखी है तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिधर ये एरो है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस एरो को देख के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलेगा अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो। लेकिन ये लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। मान लो ये लाइन कर्व्ड आ गई, मान लो इस कर्व की फॉर्म में यूं आ गई, कहीं स्ट्रेट भी आएगी, कहीं कर्व आ गई, सारे बना के दिखाऊंगा मैं आपको भी। तो बेटा अगर ये लाइन कर्व्ड आ गई और फिर मेरे से किसी ने पूछा भी डायरेक्शन बताओ, जैसे मेरे से पूछा भी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो अगर ये लाइन कर्व्ड है ना, तो आप जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालो वहां एक टेंजेंट बना दो। जो ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ना, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, टेंजेंट इस एरो की तरफ बनाना, उल्टा नहीं बनाना, ये ध्यान रखना, उल्टा बना दो। तो ये जो मैंने टेंजेंट बनाया है, तो ये जो डायरेक्शन है इसका मैं इस टेंजेंट के अलोंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलूंगा। अगर मेरे से कोई पूछता भाई बी पॉइंट पर और डायरेक्शन बता दो, तो फिर मैं बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, भाई ये डायरेक्शन आ गई।
कोई कहता सी पॉइंट पर और डायरेक्शन बता दो भाई, तो मैं सी पॉइंट पर टेंजेंट बढ़ा दूंगा। तो अगर लाइन कर्व्ड है तो जिस भी पॉइंट पर ये हमसे डायरेक्शन पूछता है, आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरो थी ना, उसी तरफ एक टेंजेंट खींच दो, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोली जाएगी। तो इस तरीके से मैं टेंजेंट ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन लाइन का से की हेल्प से बता सकता हूं। तो ये तो डायरेक्शन बताने के काम कैसे आएगी कि टेंजेंट ड्रा कर दो। अब टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं। मैंने कहा था भाई इन लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्शन बताने का तरीका तो मैंने बता दिया कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। स्ट्रेट लाइन है तो एरो देख लो, कर्व है तो टेंजेंट ड्रा कर दो। अब बात है कि मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। बेटा अगर मान लीजिए मैंने लाइन ड्रा की और उन लाइंस को देख के मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना हो, तो मैग्नीट्यूड की मैं वैल्यू तो नहीं बता सकता लाइन को देख के, बट मैं उनकी आइडिया लगा सकता हूं कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। वो कैसे? बेटा अगर मान लीजिए मैंने लाइन यूं ड्रा करी, मैंने लाइन कहीं किसी रीजन में यूं नजदीक नजदीक बना दी, मैंने लाइन नजदीक ड्रा कर दी। मान लो एक रीजन में मैंने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यूं बना दी, दूर दूर गैप ज्यादा दिखा दिया। तो बेटा अगर मैं या आपको कहीं लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा दिखाई दे, लाइंस के बीच में गैप कम दिखाई दे, इसका मतलब वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मोर क्राउडिंग मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस क्राउडिंग मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लाइंस के बीच में गैप कहीं ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अगर गैप कम है, लाइंस नजदीक नजदीक बना रखी हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लाइंस का जो गैप है ना, लेस क्राउडिंग या मोर क्राउडिंग कहते हैं उसे हम, उससे हमें आइडिया आएगा भी किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो लाइंस के बीच के गैप से हम मैग्नीट्यूड का आइडिया लगा देते हैं। जैसे मैं और इसको एग्जांपल लेके समझाऊं, एक चार्ज है मैंने बेटा, मान लो आपको आपके पास, आपको ये बता भी चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जितना आप चार्ज से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहती है। चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और चार्ज के दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। तो जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज, आपको कोई बोलेगा इसकी लाइन बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन आता कई बार, लाइन के को चार्ज दे देगा, चार्ज का अरेंजमेंट दे देगा और उसकी बोलेगा लाइन बनाओ। तो आपको ये पता भी पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगा, ड्रा करेगा। तो अगर ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी लाइन भी इससे दूर होनी चाहिए, यूं पॉजिटिव चार्ज की लाइन इससे दूर होंगी, कुछ यूं बनेगी, यूं लाइन होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, जब मैंने इसके पहले बात की तो पता था मुझे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है तो लाइन अवे जानी चाहिए, चार्ज से अवे जानी चाहिए। लेकिन लाइन जब मैंने ड्रा की ना, उसमें एक बात नोट करो, देखो यहां लाइंस के बीच का गैप कम है, यहां लाइंस के बीच का गैप ज्यादा कर दिया मैंने, यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए गैप कम है। चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, इसका मतलब गैप ज्यादा करना पड़ेगा आपने। तो दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो गैप बढ़ा दो, नजदीक थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थी तो गैप ज्यादा कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो लाइंस के बीच में जो गैप है, वो हमें डायरेक्शन के बारे में आइडिया देगा कि भाई डायरेक्शन क्या है, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है। लाइंस के बीच का गैप हमें मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देगा। तो ये जो लाइन के बीच का गैप बढ़ाते हो ध्यान रखना होता है, कहां गैप कम दिखाना है, कहां गैप ज्यादा दिखाना है। तो चार्ज के नजदीक गैप ज्यादा कम दिखाना था क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर जाने पर गैप बढ़ाना था क्योंकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात ये? चलो अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और आ जाता है बेटा। अच्छा देखो, मैंने पॉजिटिव चार्ज की लाइन बाहर की तरफ क्यों दिखाई? पॉजिटिव चार्ज की लाइन बाहर की तरफ क्यों दिखाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मुझे नेगेटिव की बनानी होती तो, नेगेटिव की बनानी होती तो आपको ये पता नेगेटिव चार्ज खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी लाइन बढ़ानी पड़ जाती, तो मैं यूं बनाता, नेगेटिव की लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बनाता भाई, मैं यूं बनाता। तो पॉजिटिव से तो अवे बढ़ानी थी, नेगेटिव की टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज बनानी थी, बिल्कुल सही।
अब आगे एक और पॉइंट बता दूंगा आप लोगों को जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा। बेटा मान लो किसी रीजन में यो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी हो, मान लो यो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही। क्वेश्चन को समझना, मेरे क्वेश्चन को समझना। देखो बेटा मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब कहीं मान लीजिए मैंने यो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाकर दिखा रखी है, तो आपसे यह पूछ सकता है कि ये बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या बी पॉइंट पर ज्यादा होगी। बिल्कुल आसान आंसर है। ये बोल रहा है ए पर ज्यादा होगी या बी पर ज्यादा होगी, तो मुझे दिख रहा है कि ए पर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ए पॉइंट पर बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि ए पर गैप कम है, बी पर गैप ज्यादा है, तो वहां आगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। आंसर दे सकते हो, बिल्कुल आसान। एक और कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे। जैसे मान लो जिसने कोई किसी रीजन में यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, यूं बना दी। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को पूछने का तरीका मतलब कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो वही है। ये कहता भाई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगला क्वेश्चन बना रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं। ये कह रहा है भाई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। क्वेश्चन को यूं पूछ रहे हो, ये कहते भाई मान लो हमने चार्ज, एक बार कोई चार्ज है हमारे पास, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है। ये कहते भाई एक बार हमने वो चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर रख दिया, एक बार वो चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट पर रख दिया, एक बार ए पर रख के रिलीज कर दिया, एक बार बी पर रख के रिलीज कर दिया। तो ये बताओ उसके अंदर जो एक्सलेरेशन होगा चार्ज पार्टिकल में, सेम चार्ज पार्टिकल, अगर एक बार ए पॉइंट पर रख दिया जाए, एक बार बी पॉइंट पर रख दिया जाए, तो उस चार्ज पार्टिकल में अगर उसको वहां रख के ए पर एक बार ए पर एक बार बी पर, तो कहां उसके अंदर एक्सलेरेशन ज्यादा होगा। यूं पूछ ले बस कि ए पॉइंट पर रखने से एक्सलेरेशन ज्यादा आएगा या बी पॉइंट पर रखने से एक्सलेरेशन ज्यादा आएगा। तो बेटा अंडरस्टूड है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा हो तो एक्सलेरेशन भी ज्यादा आएगा। तो एट पॉइंट ए एक्सलेरेशन विल बी ग्रेटर देन एट पॉइंट बी। क्लियर, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन को मतलब पूछने का तरीका बदल रहा है। तो एक तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए भाई, वो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, कहीं फोर्स, कहीं एक्सलेरेशन पूछ ले। एक और क्वेश्चन बनता है इस पर, एक क्वेश्चन यूं बनता है, जैसे मान लो एक रीजन में यूं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई। क्वेश्चन समझना अगला, जैसे एक रीजन में यूं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी, गैप सारा बराबर मान लेना भाई, यूं मत सोचना कि कहीं कम ज्यादा दिखा दिया मैंने, सारे गैप बराबर मान लियो यो, ठीक है। तो एक जगह तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई, एक जगह यूं दिखाई। मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बेटा ये कहता भाई यहां डिस्टेंस जो है लाइंस के बीच में वो है डी। मान लो यहां लाइंस के बीच का डिस्टेंस डी है, और यहां जो डिस्टेंस है लाइंस के बीच में वो 2d है। यहां डिस्टेंस डी है, यहां डिस्टेंस 2d है। ये कह रहा है एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए यहां है, बी यहां है। अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए ई है, एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, तो ये पूछ रहा भाई अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर ये डिस्टेंस डबल हो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के इनवर्सली होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के इनवर्सली है, तो एट बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो E/2 होगी। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से आधी होगी। आधी बोला मैंने, ध्यान रखना, डिस्टेंस डबल कर दोगे तो हाफ हो जाएगी। बिल्कुल सही, हाफ लिख दिया बच्चों ने, E/2 लिख दिया, वेरी गुड। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोल दी जाए तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E/2 बोलनी पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ गैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, गैप ज्यादा या गैप कम उससे रिलेटेड है। ठीक, मैं मान लूं कि ये गैप वाला पॉइंट आपको याद हो गया कि लाइंस के बीच के गैप से हमें क्या पता चलेगा। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा, इंपॉर्टेंट क्या, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो ये पूछा जाता है कि भी जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मान लो मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा की, तो यूं बोला जाएगा, यूं लिखा मिलेगा आपको, प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं सारी ये। तो यूं लिखा मिलेगा, कई जगह मिलेगा यो, मतलब हर बुक में एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये, वो ये लिखा मिलेगा कि नेवर, जो प्रॉपर्टी है ये एक, आपको ये बोलेगा नेवर
two electric field lines can intersect each other. Never two electric field lines can intersect each other. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. आपसे पूछेगा क्यों नहीं कर सकती. तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. कारण आपसे पूछा जाता है, कारण बताओ क्यों नहीं करती. व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो बेटा उसका आंसर यह है कि जैसे मान लो दो लाइन मैंने इंटरसेक्ट करती हुई दिखा दी. मान लो ए पॉइंट पर मैंने दिखा दिया दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई. तो बेटा अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना तो ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल, इसका कारण ये है कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ जाएंगे. एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ जाएंगे जो गलत है, विच इज कंट्राडिक्टरी. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ गए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन बताओगे, क्योंकि टेंजेंट डायरेक्शन बताता है आपको. तो एक टेंजेंट एक लाइन पर बन जाएगा, एक टेंजेंट दूसरी लाइन पर बन जाएगा, जिससे दो अलग अलग डायरेक्शन बन जाएंगी जो कंट्राडिक्टरी होगा. क्योंकि एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने खुद जवाब दे रखा है, ये लिख दिया. तन्नू ने है, राखी ने है, भाई वैभव, गोविंद, मुनीश, अनामिका, सबने आंसर दे रखा है. बिल्कुल सही. तो इसलिए ध्यान रखना कि नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. ये पता क्या करना है आपने. देखो कई बार ना आपको कोई अरेंजमेंट देगा और आपको बोलेगा भाई इस अरेंजमेंट की लाइन बना के दिखाओ. जैसे मैंने अभी दो चार्ज लिए, एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया. तो जब भी आपको किसी अरेंजमेंट की लाइन बना के दिखानी हो ना, तो कभी भी दो लाइन आपस में टच मत कर देना. अगर आपने दो लाइन टच कर दी ना तो आपका क्वेश्चन की जो डायग्राम है पूरी गलत मानी जाओगी. कभी भी लाइन बढ़ाते हो तो चाहे लाइन कम बढ़ा दो, लेकिन लाइन कभी टच ना करो. ये पॉइंट दिमाग में रखना. लाइन टच करी नहीं, आपका पूरा आंसर गलत. समझ गए बात. बिल्कुल. तो इसलिए लाइंस को बनाते हो तो ना, देखो हम जो लाइन बनाते हैं ना वो रफ एंड से बनाते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती इससे. लेकिन कुछ जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए. तो वो एक पॉइंट जरूर याद रखना कि कभी भी दो लाइन मिलती हुई नहीं दिखानी. किसी भी पॉइंट पर आपने मिलती हुई दिखा दी तो आपका आंसर गलत हो गया. अब देखो जैसे मैंने कहा लाइंस बना के दिखानी होती है कई जगह आपको. मैंने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लाइन बनाई थी. मैं एक और पॉइंट बता दूं जो कई बार बुक्स में लिखा नहीं होता. बेटा जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको. मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसी कुछ लाइन बनाई. मैंने इसके चारों तरफ लाइन बना दी. देखो अब मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो सुनो. दो पॉइंट बताऊंगा इसमें. एक तो पहला पॉइंट तो मैं ये बताऊंगा कि भी ये जो मैंने लाइन बनाई है स्टार्ट होंगी चार्ज से, और चार्ज से स्टार्ट हो गए अप टू इन्फिनिटी जाएंगी. बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा इन लाइन में, क्योंकि एक सिंगल चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो तो होनी नहीं. चार्ज से स्टार्ट हो गए और अप टू इन्फिनिटी हर जगह ये लाइन कंटिन्यूसली जाती रहेंगी. तो पॉजिटिव चार्ज की लाइन चार्ज से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट करती है. उससे पहले कहीं बीच में कोई कट या गैप या डिसकंटिन्यूटी इनमें नहीं होती. पहला पॉइंट तो ये हो. ऐसे ही अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, तो अगर चार्ज नेगेटिव होता तो मैं कहता लाइन इन्फिनिटी से आई और चार्ज तक पर जाकर टर्मिनेट हुई. अगर चार्ज नेगेटिव होता तो कहां से आती, इन्फिनिटी से लाइन आती और चार्ज पर आके टर्मिनेट करते. बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती. तो इसलिए एक तो पॉइंट हम ये कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये भी कि हम यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व हैं. इसका मतलब ये होगा कि जैसे चार्ज से स्टार्ट हुई अप टू इन्फिनिटी, बीच में कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है इनमें. नेगेटिव वाले केस में इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई, चार्ज तक आई, बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है. तो इसीलिए एक तो ये कहेंगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं. लेकिन साथ में एक पॉइंट और बोल देंगे. देखो प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, एक पॉइंट को और क्या बोलेंगे. एक तो बोलेंगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व है. दूसरा ये कहेंगे, मेरे वर्ड पर जाना, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, गलती होगी तो फिर पंगा हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन ये बोलेंगे, मेरे लिख लो ये बात. मैं जो बोल रहा हूं लिखना, जो मैं अगले वर्ड बोलूंगा लिखना एक बार, फिर मैं उसमें गलती क्या होगी और सही आंसर क्या वो बताऊं, मैं एक्सप्लेन करूंगा. अगला पॉइंट लिखो एक बार. आप लिखो इलेक्ट्रो, ध्यान रखना मेरे वर्ड पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स. पूरा लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, बट
not closed continuous curves, but not closed continuous curves. Electrostatic field lines are closed continuous curves but not closed continuous. ये वर्ड एक बार लिखो, फिर मैं मीनिंग समझाता हूं इसका। और फिर दूसरा पॉइंट ध्यान देना, मैंने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। मैंने क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, कंटिन्यूस कर्व्स बट नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व होती हैं बट क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं होती। देखो कंटिन्यूस तो मैंने अभी बताया था कि 4 से स्टार्ट हुई इंफिनिटी तक गई। देखो मैंने कहा ये क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स बट नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स, कर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स बट नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस। देखो ये मैंने कहा ये कंटिन्यूस है लेकिन क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि कंटिन्यूस तो इसलिए है कि 4 से स्टार्ट हुई इंफिनिटी तक गई, बीच में कोई कट नहीं, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं, इसलिए तो बोला कंटिन्यूस। बट मैंने ये कहा भी क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं है। वो इसलिए कहा कि क्लोज्ड कंटिन्यूस वो होती हैं जो जहां से स्टार्ट हो वापस वहीं आ जाती। अगर वापस वहीं आ जाती तो क्लोज्ड कंटिन्यूस होती, लेकिन ये वापस तो आई नहीं। ये तो 4 से स्टार्ट हो गई इन्फिनिटी पे चली गई। नेगेटिव के केस में इन्फिनिटी से चार्ज पर आ गई, लेकिन ये घूम के वापस उसी पॉइंट पे नहीं जाती जहां से स्टार्ट होती हैं। इसलिए कहते हैं दीज आर नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस, दीज आर नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस है बट क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं। कंटिन्यूस तो बीच जहां से स्टार्ट हुई इन्फिनिटी तक गई, बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं, वहां तो कंटिन्यूस तो है बट उल्टी नहीं आ रही, तो इसलिए क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं है। अरे लिख दिया क्या? लेकिन अब मेरा अगला तो उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो है मैंने ये लिखवा दिया आप लोगों को, ये बुक में भी लिखा मिलेगा। ये तो प्रदीप की बुक जो आपकी सबसे बेसिक बुक है ना बोर्ड की, उनमें सब में लिखा होता है जो मैंने बताना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आया। अब अगला मेरे क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व हो सकती हैं? देखो मैंने कहा भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन वो क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं होती। बट मैंने क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्वेश्चन में क्या पूछा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। और आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये AI ट्रिपल होती थी पहले, AI ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछ रहा हूं आपसे। तो एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो तो कभी क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन आर नॉट क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक और भी होंगी। एक 4th यूनिट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पढ़ने लग रहे हो ना, ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहां जो पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो आप पढ़ रहे हो। एक आएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 4th यूनिट में। 4th यूनिट में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 4th यूनिट में पढ़ोगे। उसकी फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं होती, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 4th यूनिट में आएगा वो। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व हो सकती हैं। इंड्यूस्ड वाले की क्लोज्ड कंटिन्यूस ही होती है, उसकी तो होती क्लोज्ड कंटिन्यूस है उसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फर्क समझ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क समझ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है जो यह पढ़ रहे हो स्टैटिक चार्ज वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों आ गई, ये भी आ गई और आगे वाली है वो भी आओगी। ठीक, अब इतना समझ लो कि हाँ ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये था। चलो अब ये तो बात हुई फील्ड लाइन कंटिन्यूस क्लोज कंटिन्यूस। अगला पॉइंट सुनो। जैसे मैंने एक चार्ज लिया, मैं एक बार एग्जांपल देता हूं, मैं और बना के दिखाता हूं। मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। दो अलग अलग चार्ज समझ लो, इंडिपेंडेंट, नजदीक नहीं है ये, इंडिपेंडेंट चार्ज समझ लो। एक बार ये रखा, एक बार वो रखा। तो ये मत समझना कि नजदीक है, नजदीक का कोई इफेक्ट नहीं मानना, एक बार समझाना कोई पॉइंट। मैंने एक चार्ज की मैंने इसकी लाइन बनाई, एक मैंने इस चार्ज की लाइन बनाई। तो बेटा जैसे मैंने इस चार्ज के चारों तरफ लाइन ज्यादा दिखा दी, इस चार्ज के चारों तरफ लाइन कम दिखा दी। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो लाइन आप बनाते हो ना, तो कोई भी चार्ज कितनी लाइन प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी चार्ज कितनी लाइन प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस around the charge, number of lines around the charge
वो था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नंबर ऑफ लाइंस अराउंड द चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो लाइन है ना, वो लाइन उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। वो लाइंस उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मैं किसी चार्ज के चारों तरफ लाइन ज्यादा बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर किसी की लाइन कम दिखा रहा हूं, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो मैंने इसके चारों तरफ लाइन ज्यादा दिखाई, इसके चारों तरफ लाइन कम दिखाई, तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो लाइंस को देख के आप चार्ज का मैग्नीट्यूड का आइडिया लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड की रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन यूं पूछ सकता है आपसे कि भाई Q1 और Q2 की रेशियो बता दो, Q1 Q2 की रेशियो बता दो। तो बेटा इसकी लाइन कितनी बना रखी है मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी तो 8 बना रखी है, उसकी 4 बना रखी है। तो Q1 Q2 की रेशियो होगी 8/4 2/1, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो लाइंस को काउंट करके आप मैग्नीट्यूड का आइडिया लगा सकते हो कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका नहीं। ठीक, तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ लाइंस होते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ कितनी लाइन होंगी, वो लाइन यहां से बनाई जा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एक चार्ज है 1 कूलम का, एक 1 कूलम का चार्ज है। ये कहता है 1 कूलम के चार्ज के चारों तरफ कितनी लाइन होंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस ड्यू टू 1 कूलम चार्ज, वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 ओवर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो नंबर ऑफ लाइंस ड्यू टू 1 कूलम कितनी बनी भाई? 10/8.85 गुणा में 10 की पावर 11, तो ये बनी 1.13 इंटू 10⁻11। इतना बनेगा, निकाल कर देख लो। तो ये नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। तो इससे, लेकिन एक चीज देखो बेटा, चार्ज कितना था? 1 कूलम। चार्ज कितना था? 1 कूलम। लाइन कितनी आई? 1.13 इंटू 10⁻11। अब ये देखो 10 की पावर 11 आई। 10 की पावर 11 का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया ना भाई। 10 की पावर 11 इसका मतलब बहुत लार्ज नंबर है। अरे बोलो बेटे, क्या बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है क्या 10 की पावर 11? 1 कूलम के कारण भी 10 की पावर 11 लाइन आ गई। तो कई बार ना बुक्स में लिखा मिलेगा, कई बार बुक्स में लिखा मिलेगा, ये कहेगा भी एक किसी भी चार्ज के चारों तरफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लाइन होती हैं। किसी भी चार्ज के चारों तरफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लाइन होती हैं, क्योंकि देख लो आप अपने सामने कि 1 कूलम के कारण भी लगभग 10 की पावर 11 लाइन होगी, तो करोड़ों अरबों करोड़ों लाइन होगी। तो लाइंस किसी भी छोटे से चार्ज के चारों तरफ भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन हम डायग्राम में जो बनाते हैं ना, 5-10 गिन के 5 4 या 10 8 10 बना दिए हमने, वो जो सिंबॉलिकल होता है, सिंबॉलिक होता है वो। ये पूरी लाइन कभी नहीं ड्रा कर सकते हम। अगर मैं 1 कूलम की लाइन खींचने लग जाऊं 10 की पावर 11 कैसे बनाऊंगा मैं? तो इसलिए नॉर्मली हम जो भी लाइन बनाते हैं वो सिंबॉलिकली है कि बस जस्ट आइडिया आ जाए। चलो अब ये लाइंस काउंट करनी है, तो इस तरीके से आपने बताना भी मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है लाइंस का। एक कई बार ना जैसे क्वेश्चन आते हैं भी, आपको लाइन दिखाई होती है और उसके हिसाब से फिर आपको चार्ज के मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने हो, तो वो यहां चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो आप। लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे ना मैंने कहा कई सारे अरेंजमेंट दिए होंगे आपको, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी होगी। जैसे बेटा मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देखो एक क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको एक चार्ज कोई अरेंजमेंट दिया होगा और आपको बोलेगा भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर दो। तो मैं 1-2 अरेंजमेंट बना के समझा रहा हूं आपको। मैंने 2 चार्ज ले लिए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड के। तो लाइन जब भी बनाओगे तो लाइन बनाओगे पॉजिटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यो लाइंस बनाओगे। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइन खींच दोगे आप, अगर 2 चार्ज यूं दिखा रखे हो तो। और ये सारी लाइंस रफ हैंड से बनानी होती हैं, बिल्कुल उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको कि भी सारी चीजें अप्रोक्सीमेट सी होती हैं, यूं बना दो लाइन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइन ड्रा करनी हो, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी लाइन पॉजिटिव से बाहर दिखाओ उतनी नेगेटिव से अंदर दिखाओ। लाइन काउंट करते हुए तो ये बात ध्यान रखना कि लाइंस कम ज्यादा ना हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्ज का। जितनी पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलेंगी उतनी नेगेटिव से लाइन अंदर जाओगी। मैंने कुछ लाइन ये इनकम्प्लीट दिखा दी है, तो ये लाइन इनकम्प्लीट नहीं है। इनको ये सोचना कि ये बहुत बड़ी बहुत दूर से होती हुई यूं आवेंगी, अब इन्फिनिटी बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करके वापिस आऊंगी पॉजिटिव से नेगेटिव पर। तो इसलिए वो इनकम्प्लीट आपको दिख रही है, बाकी वो इनकम्प्लीट नहीं है, बस वो दिखाने का तरीका है यो कि भाई ये लाइन बहुत दूर से घूमती हुई आनी है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, तो जितनी लाइन इसमें दिखानी है उतनी लाइन इसमें दिखानी है। लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, दूसरा देखो एक अरेंजमेंट जिसकी लाइन बनानी है। मैं अगर 4 छोटे बड़े ले लूं, 4 छोटे बड़े ले लूं,
ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है तो इसमें Q2 का मैग्नीट्यूड, तो इसमें लाइन से बढ़ाओगे तो इस रीजन में तो यूं बढ़ाओगे, यहां से लाइन यूं बढ़ाओगे, लेकिन इसमें से लाइन कुछ यूं दिखानी पड़ेगी। यहां यूं बनानी पड़ेगी लाइन कुछ आपने। इसको छोड़ो, यहां एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, इस बस लाइन यूं देख लो। मैं अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, इतना समझ लो। जो मैं टेक्निकल पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इसमें से लाइन ज्यादा दिखा दो, इसमें से लाइन कम दिखा दो, इसमें लाइन कम दिखा दो, इसमें लाइन ज्यादा दिखा दो, और एक पॉइंट यहां न्यूट्रल पॉइंट भी आओगा। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर दोनों चार्ज, अच्छा जो लाइन में फिर कह रहा हूं, ये जो लाइन है ना, ये सारी रफ एंड से बनानी होती हैं, कोई ज्यादा टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्चुअली गलत नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअली गलत नहीं होनी चाहिए, बनानी रफ एंड से हैं। कोई भाई बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल माप का नहीं, खिचड़ियापन है। अब जैसे मानो दो चार्ज हैं पॉजिटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड के, हमने पढ़ा हुआ कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इसकी जब लाइन खींचो ना, तो इस पॉजिटिव की जैसे लाइन यूं बना दी, इस रीजन में तो यूं बना दी, इसकी भी यूं बना दी, इस रीजन में, ये रफ एंड से मैंने कहा ना बनानी है, तो इस रीजन में कुछ यूं बना दो, यूं लाइन खींच दो, यूं बना दो लाइन, कुछ इस तरीके से। ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस तरह कुछ लाइन बनानी, अगर दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के